इस फिल्म के पहले भाग के आखिर में शैतानी शक्ति रोज के अंदर घुस उसे पुलिस ऑफिसर जोल के सामने आग लगाकर मार डालती है, जिस कारण जोल को यह श्राप लग जाता है। इस घटना के 6 दिन बाद जोल इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए एक क्रिमिनल को दूसरे क्रिमिनल के सामने मारने का फैसला करते हैं। इन क्रिमिनल्स ने हाल ही में बड़ी बेरहमी से एक मां और उसके बच्चे को गोली मारी थी। अपार्टमेंट के अंदर घुस वो एक क्रिमिनल को दूसरे क्रिमिनल के सामने बेरहमी से मार डालते हैं, लेकिन दूसरा क्रिमिनल उन पर गोलियां चलाने लगता है। अपने आप को बचाते हुए जोल गलती से इस क्रिमिनल को भी मार डालते हैं। जोल बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं क्योंकि अपने श्राप को इन क्रिमिनल्स में डालने की जोल की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे लुइस नाम के इंसान की आवाज आती है जो उन्हें कहता है, प्लीज मुझे मत मारना, मैं तो इनसे बस ड्रग्स खरीदने आया था। जोल कहता है, हे भगवान, मैं नहीं जानता था कि कोई और भी यहाँ मौजूद था, मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये तुम्हारे लिए नहीं था। वो इस श्राप से आजाद हो चुके थे, लेकिन ये श्राप अब लुइस को लग चुका था। जिसके बाद जोल वहां से जाने लगते हैं, लेकिन बाहर इन क्रिमिनल्स के और साथी भी वहां आ जाते हैं। इनसे जैसे तैसे बचकर जोल भागने लगते हैं, लेकिन कार के नीचे आकर उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी हमें मशहूर पॉप स्टार रायली की जिंदगी में ले जाती है, जो अपने नशे की लत से काफी समय से जूझ रही थी और 1 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड पॉल की कार एक्सीडेंट में हुई मौत से सदमे में थी, जिसमें रायली को भी बहुत चोट आई थी। इन सब चीजों से उभरने के बाद वो पहली बार 1 साल बाद द ड्रू बैरिमोर शो पर अपीयर होती हैं अपने कमबैक लाइव टूर शो को प्रमोट करने के लिए। रायली के असिस्टेंट जोशुआ और उनकी मां और मैनेजर एलिजाबेथ उन पर पूरा ध्यान रख रहे थे कि वो दोबारा से नशे में न पड़ जाएं। लेकिन रायली अभी भी चुपके से नशे की गोलियां ले रही थी और एक दिन ये गोलियां खत्म होने पर वो इन्हें खरीदने के लिए लुइस के अपार्टमेंट पहुंचती है। लेकिन रायली को देख लुइस उस पर हमला कर देता है। वो बहुत ज्यादा नशे में धुत, डरा हुआ और सहमा हुआ था। रायली बड़ी मुश्किल से उसे समझाती है कि वो उसकी दोस्त रायली है, कोई और नहीं। लुइस शांत हो जाता है और रायली को बताता है कि कुछ दिनों से उसे बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी चीजें दिख रही हैं, जिसने उसका जीना हराम किया हुआ है। रायली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे नशे की गोलियां देने के लिए कहती है। वो एक दूसरे कमरे में नशे की गोलियां लेने के लिए जाता है, लेकिन जब काफी देर तक लुइस बाहर नहीं आता, रायली कमरे के अंदर देखने के लिए जाती है कि तभी लुइस चीखते हुए बाहर आता है, जिससे रायली भी पूरी तरह डर जाती है। फिर अचानक वो रायली के पीछे ऊपर देखते हुए कहने लगता है, नहीं, मुझसे दूर हटो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रायली अपने पीछे देखती है, वहां कुछ नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर लुइस ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है। उधर लुइस फर्श पर तड़पने लगा था, जैसे कोई चीज उसका गला घोट रही हो। रायली को ऐसा लगता है कि शायद नशे के ओवरडोज से ऐसा हो रहा है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी लुइस एकदम शांत हो जाता है और रायली की तरफ देख अजीब ढंग से मुस्कुराने लगता है। रायली डर के मारे पीछे हटने लगती है। लुइस अपने हाथ में वेट लिफ्टिंग के प्लेट्स को लेता है और बुरी तरह से अपने चेहरे को मार मार कर कुचल देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। रायली को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर लुइस ने ऐसा क्यों किया। वो तुरंत पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन टेबल पर बिखरे पड़े नशे के सामान को देख वो रुक जाती है। तभी रायली का ध्यान लुइस की डेड बॉडी की तरफ जाता है, जो अभी भी उसे देख रहा था। जिसके बाद अचानक रायली कुछ देर के लिए जम सी जाती है। कुछ समय बाद रायली अपार्टमेंट पहुंचकर आराम करने लगती है। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, उसे मांस और हड्डियों के टूटने की आवाजें आने लगती हैं। वो जैसे उठकर देखती है, अंधेरे में लुइस उसके सामने खड़ा होता है। रायली तुरंत डर के मारे लाइट ऑन करती है, आसपास कोई नहीं था। अगले दिन रायली अपनी अपकमिंग लाइव शो की रिहर्सल्स के लिए जाती है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। रिहर्सल्स के ब्रेक के दौरान उन्हें एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि क्या तुम कल लुइस के अपार्टमेंट पर मौजूद थी। कि तभी रायली को फिर से पहले जैसे ही मांस और हड्डियों के टूटने की आवाजें आने लगती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर शीशे में देखती है, वो अपने पीछे लुइस को खड़ा पाती है, जो अचानक उसके मुंह को पकड़कर फाड़ने लगता है। रायली बुरी तरह से अपने मुंह को झाड़ते हुए चीखने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रायली देखती है कि उनके पास कोई भी नहीं था। रायली कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद वो एक फैन मीटअप पर जाती है, जहां बारी बारी वो अपने फैन से मिलने लगती हैं और फोटो खिंचवाने लगती हैं। जब एक पागल सा फैन उनसे एक टी शर्ट पर ऑटोग्राफ लेता है और फोटो खिंचवाते हुए उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर कर देते हैं। रात को अपने अपार्टमेंट पर रायली बहुत अकेला महसूस कर रही थी, जब उन्हें अपनी बचपन की दोस्त जम्मा की याद आती है, जिससे उनकी एक लड़ाई के बाद से बातचीत बंद थी। रायली उन्हें फोन कर माफी मांगती है और अपने अपार्टमेंट बुला लेती है।
इसके बाद राइली अपने पियानो को बजाने लगते हैं जब अचानक उन्हें कांच के टूटने की आवाज आती है। वो किचन में देखती हैं कि उनकी पानी की बोतल फर्श पर टूटी पड़ी थी। वो कांच को उठाने के लिए स्टोर से झाड़ू लेने जाती हैं कि तभी उन्हें फर्श पर उस पागल फैन की टी शर्ट दिखती है जिस पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया था। जिसके बाद उन्हें एक कतार में उस फैन के सारे कपड़े फर्श पर पड़े दिखते हैं जो उनके बेडरूम की तरफ जा रहे थे। वो जैसे ही बेडरूम की तरफ देखती हैं वो पागल फैन उनके सामने खड़ा था जिसके चेहरे पर बिल्कुल वही हंसी थी जो लुइस के चेहरे पर थी, जो अगले ही पल उनकी तरफ पागलों की तरफ भागने लगता है। राइली डर की मारे अपने अपार्टमेंट से बाहर की तरफ भागने लगती है जब अचानक अपार्टमेंट के बाहर वो जेमा को देख डर की मारे नीचे गिर पड़ती है। जेमा कहती है क्या हुआ राइली? राइली उन्हें चुप कराती है और एक टेबल लैंप लिए घर के अंदर आती है। वहां कोई नहीं था और ना ही पानी की बोतल टूटी थी। राइली जेमा से गले मिलती है और कहती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? जेमा कहती है जल्दी? मैं तो 1 घंटे बाद आई हूँ। 1 घंटा हो चुका था, राइली को पता ही नहीं चला था। इसके बाद राइली जेमा को लुइस के अपार्टमेंट में हुई सारी घटना के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि क्या मुझे इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। जेमा उन्हें कहती है वो लुइस जरूर नशे के कारण पागल हो गया होगा। अगर किसी ने तुम्हें वहां नहीं देखा तो इस बारे में किसी को मत बताना। ये न्यूज अगर बाहर आ गई तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देगी। रात को जेमा राइली के पास ही रुक जाती है। कुछ समय बाद राइली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त गाड़ी के अंदर फंसी हुई होती है। उनकी नाक और मुंह से खून बह रहा था और उनकी पैर की हड्डी भी बाहर निकल आई थी। वो दर्द से रोते हुए अपने पास पॉल को देखते हैं जो मर चुका था। वो जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगते हैं कि तभी उनकी नींद खुलती है। वो कार एक्सीडेंट वाली घटना को सपने में देख रही थी। राइली जैसे ही दोबारा लेटती है वो देखती है कि जेमा उनकी तरफ देख मुस्कुरा रही थी और उसके चेहरे पर वही शैतानी हंसी थी जो अगले ही पल अजीब ढंग से चिल्लाने लगती है जैसे कोई तेज रफ्तार गाड़ी हॉर्न बजाते हुए राइली की तरफ आ रही हो। राइली डर के मारे बिस्तर से उठ खड़ी होती है। तभी जेमा की आवाज आती है जो उनके लिए कॉफी बनाकर लाई थी। राइली कहती है हे भगवान मेरे साथ ये हो क्या रहा है? सुबह हो चुकी थी। राइली को ध्यान आता है कि वो अपने शो के रिहर्सल्स के लिए बहुत लेट हो चुकी हैं। वो तुरंत तैयार होती हैं और जेमा को जाते हुए कहती हैं मेरे लाइव शो के टूर के दौरान तुम मेरे साथ चलना, ठीक है ना? शो के रिहर्सल्स बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं जब अचानक डांस करते हुए राइली को अपने सामने उनका मरा हुआ बॉयफ्रेंड पॉल खड़ा दिखता है, जिस कारण वो डर कर गिर जाती हैं और दर्द से करहाने लगती हैं। वो देखती हैं कि उनके पैर की हड्डी टूट चुकी है। अपने पैर की हालत देख राइली और जोर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं उनका पैर बिल्कुल ठीक था। वो तुरंत खड़ी होकर अपने बैकअप डांसर्स को डांटने लगती है कि तुम लोगों के कारण मैं गिर गई। शो का कोरियोग्राफर कहता है नहीं राइली, डांसर्स की कोई गलती नहीं, तुम खुद अपने आप ही गिर गई थी। लेकिन राइली नहीं मानती और उल्टा अपने कोरियोग्राफर को डांटते हुए वहां से चली जाती है। अपनी मेकअप रूम की तरफ जाते हुए वो अपने असिस्टेंट जोशुआ को उस रूम से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। जोशुआ राइली के पास से गुजरता है जिसके चेहरे पर वही शैतानी हंसी थी। राइली उसे देख चौंक पड़ती है क्योंकि हर जगह उन्हें ये हंसी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद राइली जैसे ही मेकअप रूम में घुसती है कमरे का सारा सामान बुरी तरह से टूटा और बिखरा पड़ा था। राइली तुरंत बाहर आकर जोशुआ को डांटने लगती है, लेकिन जोशुआ कहता है राइली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे ऐसा करके मिलेगा क्या? लेकिन राइली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे गालियां देते हुए अंदर चली जाती है। एलिजाबेथ अंदर आती है और कहती है बेटी कहीं तुमने फिर से नशे करना शुरू तो नहीं कर दिया? लेकिन राइली कहती है नहीं माँ, मैंने कोई नशा नहीं किया, चाहे तो मेरा ड्रग टेस्ट करवा लो, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस कमबैक लाइव शो टूर को हमें थोड़ा डिले कर देना चाहिए। एलिजाबेथ कहती है ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ हम शो को थोड़ा डिले कर सकें ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो सके, लेकिन आज तुम्हें गरीब बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए गए छोटे से प्रोग्राम में एज चीफ गेस्ट जाना ही होगा। राइली मना करती है लेकिन उनकी माँ नहीं मानती। इस प्रोग्राम में राइली को स्टेज पर एक स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है जो उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से पढ़ना था। लेकिन अचानक ये टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाता है और राइली को समझ नहीं आता कि वो अब क्या कहे। राइली पागलों की तरह अजीब अजीब बातें करने लगती हैं। प्रोग्राम में मौजूद सभी लोग राइली को देख चौंक पड़ते हैं। तभी राइली देखती है कि टेलीप्रॉम्प्टर चलने लगा है और वो उसमें लिखे शब्द कहने लगती है मैं अब स्वागत करना चाहूंगी अगले गेस्ट का जो कि है पॉल हडसन। राइली जैसे ही ये नाम बोलती है खुद राइली और प्रोग्राम में मौजूद सारे लोग हैरान थे। राइली कहती है ये टेलीप्रॉम्प्टर पर ये नाम क्यों लिखा है, क्यों लिखा हुआ है ये नाम?
तभी वो क्राउड के बीचों बीच अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड पॉल को देखती हैं, जिसके चेहरे पर भी वही शैतानी हंसी थी जो धीरे धीरे उनके करीब आता जाता है। राइली कहती है, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। ये कहते हुए वो अपनी आंखें डर से बंद कर लेती हैं और दोबारा जैसे ही अपनी आंखें खोलती हैं वहां कोई नहीं होता। स्टेज पर उनके साथ खड़ी युवती जैसे ही राइली को संभालने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखती है, राइली को ऐसा लगता है जैसे उनका मरा हुआ बॉयफ्रेंड उनका गला घोंट रहा है। वो उस औरत को धक्का दे देती है, जिसके कारण वो स्टेज से बुरी तरह से नीचे गिर पड़ती है। राइली की माँ बड़ी मुश्किल से इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को समझा बुझाकर इस बात को रफा दफा करती है। इसके बाद राइली अपने अपार्टमेंट में होती है जब वो जेमा को मैसेज करती है, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी उन्हें उस अननोन नंबर से दोबारा मैसेज आता है कि तुम खतरे में हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हमें मिलना होगा। जो भी तुम देख रही हो वो तुम्हारे दिमाग की कल्पना नहीं, सच है। राइली इस इंसान से मिलने पहुंचती है जिसका नाम मॉरिस था। मॉरिस राइली को बताता है कि लुइस की मौत को देखने के कारण उसे एक श्राप लग चुका है, जिसमें एक शैतानी शक्ति उसे डरा डरा कर पागल कर देगी और फिर मार देगी। इस शैतानी शक्ति को ताकत तुम्हारे डर से मिलती है और जब ये पूरी तरह से तुम्हारे शरीर की शक्ति को चूस लेगी, ये तुम्हारे अंदर घुस तुम्हें किसी दूसरे इंसान के सामने मार डालेगी, जिसके कारण ये श्राप उस दूसरे इंसान को लग जाएगा। राइली मॉरिस की बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि वो ये सब कैसे जानता है। मॉरिस राइली को बताता है कि उसके भाई की मौत भी इसी श्राप के कारण हुई थी और तब से वो इस शैतानी शक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। फिर मॉरिस राइली को कहता है कि तुम इस शैतानी शक्ति को मारने में मेरी मदद कर सकती हो। बिना शरीर के ये शैतानी शक्ति जीवित नहीं रह सकती। अगर उसके तुम्हें मारने से पहले तुम किसी और कारण से मर जाओ तो ये श्राप और ये शैतानी शक्ति यहीं खत्म हो जाएगी। राइली कहती है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं और खुद को मार लूं। मॉरिस कहता है, नहीं राइली, मेरा मतलब वो नहीं है। अगर हम कुछ समय के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन को रोक दें और फिर उसे वापस ले आएं तो हम इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। दिल की धड़कन रोकने पर तुम्हारा शरीर एक मृत शरीर की तरह हो जाएगा, जिसमें ये शैतानी शक्ति जीवित नहीं रह पाएगी। मैं एक मेडिकल नर्स हूँ और ऐसे सुरक्षित तरीके हैं जिसके जरिए इसे किया जा सकता है। मॉरिस फिर कहता है, राइली, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। तुम जितनी देरी करोगी तुम उतना ही अपना दिमागी संतुलन खोती चली जाओगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम ये फर्क नहीं कर पाओगी कि क्या असली है और क्या नकली। राइली मॉरिस की बातों पर यकीन नहीं करती और वहां से अपने अपार्टमेंट वापस आ जाती है, जिसके बाद वो वाकई में अपना दिमागी संतुलन खोने लगती है। गुस्से और पागलपन में वो अपने बाल नोचने लगती है और बाथरूम का सारा सामान तोड़ने लगती है। कुछ समय बाद वो शांत होती है और जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है उन्हें अपने चेंजिंग रूम में लाइव शो के बैकअप डांसर्स दिखते हैं, जिनके चेहरे पर वही शैतानी हंसी थी जो धीरे धीरे उनके करीब आने लगते हैं। राइली डर के मारे अपने अपार्टमेंट के मेन हॉल की तरफ भागती है, लेकिन वहां पहले से ही और डांसर्स मौजूद थे। राइली पीछे देखती है, चेंजिंग रूम के डांसर्स भी उनके पीछे वहां आ चुके थे। अब राइली के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। धीरे धीरे ये डांसर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। राइली अपार्टमेंट से बाहर भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन ये डांसर्स उन्हें पकड़कर हवा में उठा लेते हैं और जोर से उनका सर पियानो पर दे मारते हैं, जिसके बाद फर्श पर उन्हें लिटाकर उनके बाल नोच देते हैं और फिर एक डांसर उनके मुंह के अंदर हाथ डाल देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। तभी हमें पॉल और राइली के कार एक्सीडेंट से पहले का वक्त दिखाया जाता है। ये दोनों बुरी तरह से नशा कर रहे होते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं। गाड़ी बहुत तेज चल रही थी जब अचानक गुस्से में राइली गाड़ी की स्टीयरिंग को एक तरफ घुमा देती है, जिसके कारण गाड़ी सड़क के पैराफिट को तोड़कर पेड़ से बुरी तरह टकराती है। तभी राइली को होश आता है। वो हॉस्पिटल में थी। उनकी माँ एलिजाबेथ उन्हें बताती है कि उन्हें राइली घर पर बेहोश हालत में मिली थी। फिर वो कहती है, तुम्हारे चेहरे पर चोट आई है और शायद तुमने अपने सर के बाल भी नोचे हैं। तुम चिंता मत करो, मेकअप आर्टिस्ट ये सब ठीक कर देंगे। राइली तुरंत कहती है, माँ मुझे मेरा फोन दीजिए, मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एलिजाबेथ कहती है, डॉक्टर्स के मुताबिक तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आज के पूरे दिन तुम यहीं आराम करोगी ताकि कल तुम शो के रिहर्सल्स पर ध्यान दे सको। राइली कहती है, माँ तुम मेरी बात नहीं समझ रही, मैं ये शो नहीं कर सकती। एलिजाबेथ कहती है, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो राइली, रिकॉर्डिंग लेबल करोड़ों रुपए इस शो पर लगा चुका है। तुम ये शो कैंसिल नहीं कर सकती राइली, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा करियर खत्म समझो। राइली कहती है, माँ तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो, तुम्हें बस इस शो की चिंता है, मेरी कोई चिंता नहीं। एलिजाबेथ रोते हुए कहती है, मैंने अपना करियर, अपनी जिंदगी तुम्हारे करियर को बनाने में लगा दी,
और तुम मुझे मतलबी कह रही हो। राइली कहती है, माँ तुम नहीं जानती मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। तभी एलिजाबेथ के चेहरे पर वो शैतानी हंसी आ जाती है। उनका चेहरा कुछ पल के लिए एकदम डरावना सा हो जाता है, जो चीखते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे दिमाग का स्वाद चखाया राइली। राइली बुरी तरह डर जाती है। अगले ही पल एलिजाबेथ कमरे में मौजूद शीशे को तोड़कर एक टुकड़ा उठाती है और कहती है, देख तूने अपनी माँ के साथ क्या किया। जिसके बाद एलिजाबेथ कांच के टुकड़े से अपने गले को बुरी तरह काट लेती है और अपनी एक आंख भी फोड़ लेती है। राइली डर के मारे जैसे ही कमरे से बाहर भागने के लिए दरवाजे के पास पहुंचती है, वो देखती है कि खून से लथपथ कांच का टुकड़ा तो उसके हाथ में है और उसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ है। असल में उसने अपनी माँ को मार दिया था। राइली को मॉरिस की बात याद आती है। वो तुरंत अपनी एक हुडी पहनती है और अपना फोन उठाकर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है, लेकिन उसे जोशुआ देख लेता है, जो डॉक्टर्स को और सिक्योरिटी को बुला लेता है। राइली रोने का नाटक करती है और सिक्योरिटी से बंदूक छीन उसकी मदद से हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, जिस दौरान उनके पैर में कांच की बोतल चुभ जाती है। उसी पल जेमा भी वहां पहुंचती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले राइली एक गाड़ी वाले को बंदूक दिखाकर वहां से भागने लगती है। क्योंकि राइली के पैर में चोट लग गई थी, उसके मना करने पर भी जेमा उसकी मदद करने के लिए साथ आ जाती है। जिसके बाद राइली तुरंत मॉरिस को मैसेज करती है, जो उन्हें स्टेटन आइलैंड नाम की जगह पर बुलाता है। राइली तुरंत जेमा को स्टेटन आइलैंड की तरफ चलने के लिए कहती है। फिर अचानक वो कहते हैं, गाड़ी रोको जेमा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें भी कोई चोट पहुंचे, प्लीज गाड़ी रोक दो। लेकिन जेमा राइली को अकेले छोड़ने से मना कर देती है कि तभी राइली का फोन बजता है। राइली के होश उड़ जाते हैं। फोन पर जेमा का ही कॉल आ रहा था, जिससे बात करने पर उन्हें पता चलता है कि पिछले 1 साल से वो उनसे मिली ही नहीं है। राइली जेमा की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर वही शैतानी हंसी थी। राइली बुरी तरह से रोते हुए कहती है, हे भगवान तुम भी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो चिल्लाते हुए कहने लगती है, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम हो और कुछ नहीं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और कहने लगती है, तुम असली नहीं हो, तुम असली नहीं हो। और जैसे ही अपनी आंखें खोलती हैं, वो गाड़ी चला रही थी। जैसे तैसे गाड़ी को संभालते हुए वो मॉरिस के पास पहुंचती है, जो उन्हें एक बंद पड़े पिज्जा हट के बाहर मिलता है। मॉरिस राइली को इसके बाद पिज्जा हट के अंदर ले आता है और कहता है, तुम्हारे दिल के रुकते ही करीबन 2 मिनट बाद तुम्हारे दिमाग को खून और ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिसके कारण तुम्हारे दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इस चीज को धीमा करने के लिए हम इस प्रक्रिया को यहाँ मौजूद वॉक इन फ्रिज के अंदर करेंगे, जिसके कारण 2 मिनट का यह समय धीमा होकर 8 मिनट का हो जाएगा। इससे यह भी सुनिश्चित हो जाएगा कि वो शैतानी शक्ति तुम्हारे अंदर पूरी तरह से खत्म हो गई है। ये इंजेक्शन 30 सेकंड के अंदर तुम्हारे दिल को रोक देगा और जैसे ही 8 मिनट पूरे होंगे, मैं तुम्हारे दिल में एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा दूंगा और CPR देकर तुम्हारे दिल की धड़कन को वापस ले आऊंगा। इसके बाद मॉरिस राइली के मुंह में एक थर्मामीटर डाल देते हैं और कहते हैं, जैसे ही तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर काफी नीचे गिर जाएगा, मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगा दूंगा। जिस दौरान वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। जब काफी देर तक वो वापस नहीं आते, राइली मॉरिस को बुलाने लगती है कि तभी अचानक राइली के शरीर पर छत से खून गिरने लगता है। वो जैसे ही ऊपर देखती हैं, वो खुद को कार एक्सीडेंट वाले दिन के रूप में देखती हैं, जो बुरी तरह से दर्द के मारे चिल्ला रही थी। जिसके बाद राइली का ये रूप अपनी सीट की बेल्ट खोल उन पर गिर पड़ता है, जिसके कारण ये दोनों स्ट्रेचर से नीचे गिर पड़ते हैं। राइली तुरंत उठकर इधर उधर देखती है, आसपास कोई नहीं होता कि तभी राइली का ये रूप इन्हें गले से पकड़कर जोर से दीवार पर मारती है और कहती है, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। ये वही शैतानी शक्ति थी। राइली मॉरिस मॉरिस चिल्लाने लगती है। दूसरी राइली कहती है, अब कोई मॉरिस तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आने वाला। जिसके बाद ये राइली को जोर से फर्श पर पटक देती है और फिर अपनी टूटी टांग के साथ इनकी तरफ पड़ने लगती है। राइली तुरंत खुले हुए दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन राइली के रूप में वो शैतानी शक्ति उन्हें गले से पकड़कर कहती है, मेरी तरफ देखो। तभी राइली को वो इंजेक्शन दिखता है। राइली उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगती है, लेकिन वो शैतानी शक्ति राइली का चेहरा अपनी तरफ करती है। ये शैतानी शक्ति राइली की तरफ बड़ी बड़ी आंखों और मुंह खोले देख रही थी, जो राइली के मुंह को खोलने लगती है। राइली तुरंत अपनी आंखें बंद कर पूरे जोर से इस शैतानी शक्ति के अंगूठे को काट खाती है, जिसके कारण ये शैतानी शक्ति पीछे हट जाती है। उसी पल राइली उठती है और मॉरिस का वो इंजेक्शन अपने गले में इंजेक्ट कर लेती है। वो बेहोश होने लगती है, लेकिन उन्हें फिर से होश आ जाता है। उनके सामने वो शैतानी शक्ति हंसने लगती है और कहती है, ये सब कुछ भी असली नहीं है राइली। राइली के हाथ में कोई इंजेक्शन नहीं था। उनके होश उड़ जाते हैं। वो शैतानी शक्ति उनके दिमाग से खेल रही थी। वो तुरंत बाहर की तरफ भागने लगती है, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। जिसके बाद वो शैतानी शक्ति कहती है, तुम कभी अपने कंट्रोल में नहीं थी राइली, तुम्हें मैं कंट्रोल कर रही थी। वो शैतानी शक्ति फिर राइली के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है,
शो के लिए गुड लक। जिसके बाद वो रायली को एक बक्से के अंदर बंद कर देती है और जैसे ही दोबारा ये बक्सा खुलता है, रायली खुद को लाइव शो के बीचों बीच ऑडियंस से घिरा पाती है, जहां वो अपनी माँ और जोशुआ को भी ऑडियंस में खड़ा देखती है। लेकिन उनके ठीक सामने वो खुद के रूप में उस शैतानी शक्ति को खड़ा पाती है, जो रायली के शरीर को फाड़कर बाहर आती है और फिर रायली के मुंह को फाड़कर उसके अंदर प्रवेश करने लगती है। लेकिन ऑडियंस में मौजूद लोगों को ये सब कुछ नहीं दिख रहा था, वो बस रायली को स्टेज पर तड़पता देख रहे थे। थोड़ी देर बाद रायली उठ खड़ी होती है। अब उनके चेहरे पर भी वही शैतानी हंसी थी। उनके चेहरे पर हंसी देख उनके चाहने वाले खुशी से ताली बजाने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल इनकी ये खुशी चीखों पुकार में बदल जाती है, क्योंकि इनके सामने रायली माइक को अपनी आंख के आर पार कर खुद को मार लेती है।